बुद्धि की बात, नीति की बात, इसको लेकर हमारे साथ में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। और सर, मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। हाँ बोलिए अतुल जी, बोलिए। सर, अभी हम सेकंड पार्ट, इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में हैं, और जो आपकी 80 नीति गारंटी है आपने जो डिक्लेयर की है देश में, उसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है सर। तो लोकसभा उसी चुनाव के लिए। जी, तो लोकसभा चुनाव के लिए ना अतुल जी? जी सर। लोकसभा चुनाव के लिए ना? हाँ सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो आपने 80 नीति गारंटियां डिक्लेयर की है सर, तो लोगों ने पढ़ा है, उसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसी को लेकर थोड़ा हम आपसे बात करना चाह रहे थे सर। तो सर, इसमें आपने जो नीतियां डिक्लेयर की, जैसे आदिवासी को इंडिजिनस अधिकारों और विकास के लिए जो आपने नीतियां डिक्लेयर की, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर हमको? अतुल जी, ये सेकंड पार्ट शायद अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी सर, सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, काफी पॉलिसीज को मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ जी। तो अतुल जी, अब जो हर व्यक्ति और परिवार को ध्यान में रख के पूरी देश का डेवलपमेंट की पॉलिसीज में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। तो अपने देश में ऐसी कुछ कम्युनिटीज है जिनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। उसमें 4 जो है कैटेगरीज हैं जिनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन है। एक है ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूसरे है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, तीसरा है शेड्यूल्ड कास्ट जी, अनुसूचित जाति, और चौथी जो है वो माइनॉरिटीज। हाँ, तो ये 4 लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आदिवासी जो है वो हजारों साल से जो है जंगलों में रहे हैं। वो हमारे देश के जो है वो इंडिजिनियस पीपल है, तो उनको जो है हम एबोरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके आइडेंटिफाई करेंगे जी। इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन और रेलेवेंट लॉज को अमेंड करेंगे। और अभी जो केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसकी जगह इंग्लिश में उनको एबोरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिखा जाएगा, अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासी लिखा जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सब जगह जहाँ है सब जगह एक जैसा अमेंडमेंट होगा। ओके। दूसरा, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक वेरियस रिलीजन्स का फ्रीडम है, लेकिन जो नेचुरल जो बिलीफ्स है, तो प्रकृति की जो मान्यता है उसके लिए कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और धर्म को नहीं मानने वालों का भी कहीं कोई इसमें प्रोविजन नहीं है, कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम आदिवासियों का सेपरेट कोड जो है वो सेंसस में लाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेचर बेस्ड जो बिलीफ्स है आदिवासियों की, उसका भी एक जो है वो रिकॉग्निशन रहेगा, यानी उसका फ्रीडम रहेगा, केवल रिलीजियस फ्रीडम नहीं, नेचुरल बिलीफ्स का फ्रीडम रहेगा, और जो धर्म को नहीं मानते उनका भी फ्रीडम रहेगा। फिर 8वीं अनुसूची में आदिवासियों की प्रमुख भाषाओं को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जी। ग्राम सभाओं को मेजर अधिकार दिए जाएंगे, उसके लिए पेसा 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को और पेसा नियमों को अमेंड किया जाएगा कि भाई जमीन देना है या नहीं देना है, इसका जो डिसीजन है वो ग्राम सभा करे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको कैसे करना है उपयोग, उसका राइट ग्राम सभा करे। समझ रहे हैं? वो डिसीजन ग्राम सभा पर होगा कि वो क्या करना चाहती है, और उसका जो है वो अधिकार ग्राम सभा को दिया जाएगा, उसके लिए अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। उसके बाद में जो है जो आदिवासियों की जो टेरिटरी को काटा गया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, जो भाषा के आधार पर बना, लेकिन उसमें आदिवासियों की जो एंसेस्ट्रल डोमेन है वो ध्यान में नहीं रखे गए। जैसे आप देखिए भील प्रदेश जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का पोर्शन मिला के बनता है। ग्रेटर झारखंड जो है, जो झारखंड और सुंदरगढ़ मयूरभंज को अगर मिला दिया जाए, झारग्राम को मिला दिया जाए, बंगाल का जो वेस्ट बंगाल की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला के बनता है। ग्रेटर बस्तर जो है, जो जिसमें बस्तर और तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गढ़चिरौली आता है, इसको जो है वो मिला के बनाया जा सकता है। कि जो ट्राइबल स्टेट्स की जो कंसेप्ट है, जो इंडिजिनस डोमेन का रिकॉग्निशन, यानी हम लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के साथ कल्चरल फेडरलिज्म का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। ओके। उसके बाद में जो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ऐसे ब्लॉक्स को, विलेजेस को शेड्यूल्ड एरिया में लाया जाएगा। जैसे आप मैकाल रेंज, जैसे अगर आप खैरागढ़ जिले में चले जाएंगे तो मैकाल रेंज में, कवर्धा और खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, आप उधर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट जिले में, उसी मैकाल रेंज में जो आदिवासी है वो शेड्यूल्ड एरिया है। और उसी पहाड़ी पे लाइन चेंज हो जाती है तो छत्तीसगढ़ में जो है
कवर्धा जिले और खैरागढ़ जिले में जो है वो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है जी। तो ऐसे जो एरियाज है उसको सारे विलेजेस और ब्लॉक्स को डिविजन्स को शेड्यूल्ड एरिया में लिया जाएगा। ओके। फिर 16(4)(a), 4(b) में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसके जो है वो सब इश्यूज को प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाएगा। एट्रोसिटीज एक्ट को अमेंड किया जाएगा 89 का, और इसमें रेस्टिट्यूशन एंड रिपारेशन की जो है वो प्रोविजन को लाया जाएगा, जिसमें इंसान की कीमत जो है वो ये तब भी 60 लाख 70 लाख में डिसाइड ना हो। ओके। क्योंकि इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं, अगर वो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है तो उसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, और जिसने नुकसान जिसने किया है एट्रोसिटी उससे ये भरपाई ली जाएगी और बचा हुआ भरपाई गवर्नमेंट देगी। ओके। ठीक है, और वो ट्राइबल प्लान से नहीं देगी, जस्टिस के प्लान से दिया जाएगा। यानी बजट के, यानी ऐसा नहीं कि भाई शेड्यूल ट्राइब के प्लान से दे रहे, नहीं, उसको आप जस्टिस के प्लान से देंगे क्योंकि ये जस्टिस का इशू है। तो ठीक है, नया प्लान रहेगा सर बजट में जस्टिस का? नहीं, ऑलरेडी प्लान है जस्टिस मिनिस्ट्री का, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का। ओके। इसमें वो हेड बनाया जाएगा जी। और फिर ट्राइबल सब प्लान का जो है वो एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। 1 करोड़ तक के कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के लिए, ट्राइबल्स के लिए। ये ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाएगा। आदिवासियों के जो जंगलों के जो, जैसे आप तेंदुपत्ता है, गम है, लाख है ना, बहुत सारे फल फूल होते हैं जंगलों में, तो ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन से उसको ये करेंगे ताकि ज्यादा पैसा मिल सके आदिवासियों को। ओके। और शेड्यूल्ड एरियाज में अगर ग्राम सभाएं चाहती है तो स्पेशल बिजनेस जोन्स लगाए जाएंगे जिसका मेजर ओनरशिप पूरा आदिवासियों का रहेगा। और आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाने के लिए MMDR एक्ट 1957 और मिनरल फाउंडेशन रूल्स को जो है वो अमेंड किया जाएगा 10% को शेयर होल्डर बनाने के लिए। और इंडिया का जो नाम भारत के पहले से गोंडवाना था, उस गोंडवाना को आगे लाया जाएगा। और अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है जी, इस पर विचार करेंगे कि इंडिया का ये एंशिएंट जो नाम है उसको क्या लीगल फॉर्म दिया जाए। ओके। ठीक है, ये अतुल जी आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए ओबीसी का सेंसस कराकर ओबीसी का बजट बनाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बजट में ओबीसी सब प्लान, SC/ST सब प्लान की तरह। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16(4)(a) एंड 4(b) में ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जी। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर जारी है तो ओबीसी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर में भी व्यू बनाया जाएगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। वो तो ये मोदी जी इतना मैं ओबीसी कर रहे, तो इन्होंने अभी तक ओबीसी का सब प्लान नहीं बनाया कोई। देखिए ऐसा है, एक कहावत है कि माँ का प्यार और सौतेली माँ का प्यार, इसमें फर्क होता है। आपको समझ रहा है? माँ का प्यार और सौतेली माँ का प्यार में फर्क होता है। रियल ओबीसी जो पहले से जन्म से जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली जो रही हैं और बाद में जो कुछ पॉलिटिकल यूज करके आ गए हैं, तो उसमें थोड़ा फर्क रहेगा। और फिर सोच भी है, जिस तरह का काली टोपी में वो रहे उसकी भी एक अलग सोच है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए जो है वो शेड्यूल कास्ट सब प्लान बढ़ाया जाएगा बजट में जी। 80 लाख रुपए तक के जो है कोलैटरल फ्री लोन्स उनके बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एट्रोसिटी एक्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अमेंड होगा तो दोनों को लागू होगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह बंद किया जाएगा जी। महिला धोने की जो प्रथा है वो, उसको मॉडर्न मशीन्स आ गई, उसी से काम होगा। और जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो जो है 3 साल जिन्होंने काम किया है मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट और PSUs में, उसमें उनको एब्जॉर्ब परमानेंट किया जाएगा। आर्टिकल 310 को अमेंड करके लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन गारंटी की जाएगी। तो रिजर्वेशन ये आएगा तो शेड्यूल कास्ट के साथ ट्राइब को भी मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा। और डोम मुसाहर एमेंसिपेशन स्कीम, डोम मुसाहर उत्थान योजना, जो दलितों में, शेड्यूल्ड कास्ट में जो बहुत ही अपमानित और बहुत ही ज्यादा दबाई हुई या बहुत गरीब और बिल्कुल लाचार जो कम्युनिटीज हैं, उनके लिए स्पेशल गारंटी करके उनको शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, घर और जो है एसेट क्रिएशन, एसेट यानी पैसा, जमीन की क्रिएशन, सोना वोना, ये सब एसेट क्रिएशन को जो है वो बनाया जाएगा उनके लिए। ये एक स्पेशल स्कीम रहेगी
जो शेड्यूल्ड कास्ट में भी बहुत अपमानित और पिछड़ी कम्युनिटीज है, नाचर कम्युनिटीज है, उनके लिए देश की जितनी माइनॉरिटीज है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, उनके ह्यूमन राइट्स गारंटी किए जाएंगे। हेट क्राइम्स नाउ इसके लिए स्पेशल लॉ ऑलरेडी अभी आईपीसी में अमेंड हुआ, लेकिन उसको और अच्छा किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई उनके साथ करता है तो लॉ ऑफ कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन एंड रिपारेशन, तीनों प्रोविजंस लाए जाएंगे। यानी जो ये काम गलत काम करेंगे माइनॉरिटीज के साथ, भरपाई उनको देना पड़ेगा, और उनसे पूरी भरपाई नहीं होती तो बचा हुआ जस्टिस के बजट से होगा। और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए। ये 4 कम्युनिटीज के लिए बड़ा स्पेसिफिक जो है ये पॉलिसी है अतुल जी। अगर हम ये 4 कम्युनिटीज की स्पेसिफिकली बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं मान्यता है, उसको और ज्यादा वास्ट किया जाएगा ये चीजों को। मतलब इनका सर्वांगीण विकास के लिए आपने पॉलिसी डिक्लेयर की सर इन लोगों के? यस, ऑलरेडी, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम्स है ना उनके। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है सर। इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन एक अलग तरह से हुआ है, उसको टैकल करके एक साथ अगर उनको एक लेवल पर लाना है, इक्वालिटी और जस्टिस की कंसेप्ट को ध्यान में रख के एक साथ अगर राइट्स को गारंटी करना है और एक जैसा विकास करना है, ये करना जरूरी है। अदरवाइज कुछ लोग आगे चले जाएंगे फिर कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, तो फिर जो है वो डेवलप्ड इंडिया जो है, साइंटिफिक इंडिया, ह्यूमन इंडिया नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा सर। तो इसी में आगे जैसा ये ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, तो इसको लेकर भी आपकी पॉलिसी हम देख रहे थे सर, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे सर हम लोगों को? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अतुल जी, ह्यूमन राइट ट्रिनिटी है जी, जिसको मैं गोल्डन ट्रिनिटी बोलता है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जी। और इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस की भी एक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी इंटरनेशनल पॉलिसी में हमने लिया हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स अतुल जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स इस वर्ड का उल्लेख भी नहीं है। तो उसको ह्यूमन राइट्स को हम सिस्टमेटिकली अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाएंगे। जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स है, उसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिस्टमेटिकली गारंटी करेंगे, है ना, कॉन्फर या अवार्ड नहीं। ओके, कोई किसी को देने वाला नहीं होता है, लेने वाला नहीं होता है। हम मानव करके जन्म में हैं, इसलिए हमारे मानव अधिकार है। उसको केवल हमको गारंटी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करके गारंटी करना है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। तो इसकी गारंटी लाई जाएगी। फिर आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स जो है वो संविधान में लाए जाएंगे, जिसकी कुछ बात मैं ऑलरेडी अभी कर चुका हूँ, जिसमें उनको जल, जमीन, जंगल और संस्कृति की मालकियत दी जाएगी। तीसरा जो है बहुत बड़ा इशू है, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी डिफेक्टिव है हमारी इंडिया की। ओके। और डेमोक्रेसी इसलिए डिफेक्टिव है क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि एक व्यक्ति को एक वोट दे देना और केवल चुनाव करा लेने से डेमोक्रेसी नहीं आती है। सही डेमोक्रेसी आने के लिए सही इलेक्टोरल सिस्टम होना जरूरी होता है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ मेकिंग में भी जो वेरियस रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर होना चाहिए। डेमोक्रेसी के जो बाकी फीचर्स है, जो लीगल फीचर्स है, सिटीजन्स बिल्स वगैरह, वो होना चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी की एक प्रैक्टिस होती है जो सोसाइटी में और जो हम लोग पब्लिक ऑफिसेस में उनको उसको समझ के फॉलो करना है। तो इसमें अतुल जी जो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तो हमारी जो अभी चुनाव पद्धति है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक वोट से आदमी गया, हार गया, जीत गया, जीत गया, हार गया, ये जो बैंड बाजा बज रहा है अपने इंडिया में, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो जो है एक तरह की रेस लगा दी है हमने। और जिस व्यक्ति को 51% वोट भी नहीं मिलता वो संसद या विधानसभा में जाता है, बाकी लोगों को घर बैठना पड़ता है, इससे डिस्करेजमेंट भी आता है। डेमोक्रेसी केवल एक व्यक्ति को एक वोट दे देने से गारंटी नहीं होती। हर वोट को रिप्रेजेंटेटिव बनाने से डेमोक्रेसी फुलफिल होती है। यानी जब तक डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल सिस्टम में 99% वोट्स का रिप्रेजेंटेशन गारंटी नहीं होता, तब तक वो रियल डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती है। तो ये जो डिफेक्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, एक वोट का, आर्टिकल 81 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसको हम अमेंड करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एंड 2 मेंबर की एफपीटीपी लाएंगे, 1 मेंबर की नहीं। सपोज नागपुर है तो दो लोग जब जाएंगे, है ना, अगर वो
2 मेंबर में रहती है। और पीआर सिस्टम यानी जिस पार्टी को जितना % वोट है उसके उतने एमपी एंड एमएलए रहेंगे, जिसका कट ऑफ लिमिट रहेगा 0.15%, यानी मोटे तौर पे 10 लाख वोट आज की तारीख में ले ले कोई पार्टी, तो उसके 2 एमपी रहेंगे कम से कम। ठीक है। दूसरा जो है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का ये सब फ्रॉड निकल रहा है जी, बड़ा बड़ा फ्रॉड निकला है और अच्छे लोगों ने कर लिया। ये रोडकरी वगैरह भी मिनिस्ट्री इनकी भी इन्वॉल्व है, रोडकरी की मिनिस्ट्री वगैरह भी इसमें। ठीक है। हाँ, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के इसमें बहुत इधर बता रहे हैं कि भाई हमने तो ई टेंडरिंग की, वो की, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री का भी वो इन्वॉल्व है, वो जो रोड की कंपनीज भी इन्वॉल्व है इसमें देने में। ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट जितने भी कंपनीज हैं, बिजनेसेस है, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने का काम ही नहीं है, वो बैन कर दिया जाएगा। उनको अगर डोनेट करना है तो एक नेशनल इलेक्टोरल फंड में करेंगे, अपना टैक्स बेनिफिट लेंगे और उसमें एक फॉर्मूला, यूनिफॉर्म फॉर्मूले से सारी पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जाएगा और बचा हुआ अगर डिफरेंस आता है तो बजट से दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अभी जो है ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसके बाद में 33% वुमेन्स रिजर्वेशन ऑलरेडी आया है, पर वो पीआर सिस्टम में भी रहेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का ऑलरेडी मैं बोला है, उसको लाने का प्रयास होगा। ईवीएम इलीगल है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में और इलेक्शन लॉ में दोनों को मिला दिया जाए तो बैलेट से चुनाव के जो है वो प्रोविजन लाया जाएगा। इलेक्शन लॉ में न्यू इलेक्टोरल ऑफेंसेस लाए जाएंगे जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी प्रेफरेंशियल वोटिंग से। मैंने पहले स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन कर देगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर्स रहेंगे जी, और वो 5 लोगों का नाम देगी और फिर उसमें से कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा ये पार्लियामेंट वोट करेगी। 1, 2, 3 ऐसा प्रेफरेंस वोट देगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके सर। हाँ, यानी गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी। मीडिया रेगुलेशन चुनाव के लिए फेयर हो, इसके लिए लॉ बनाया जाएगा जी। ऐसा नहीं कि जब बहुत डिमांड बढ़ गई तो बहुत पैसा मांग रहे हैं फिर एक ही पार्टी का दिखा रहे, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, सबको प्रॉपर व्यू दिखाने का टाइम रहेगा। और एमपी एमएलए की संख्या जो है वो ऑलरेडी अभी बढ़ गई है, 888 लोकसभा में हुई है और 384 राज्यसभा में हुई है। अगर पॉपुलेशन और बढ़ती है तो इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी जी, ताकि जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो छोटी हो जाए, इलेक्शन इजी होना चाहिए जी। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि केवल 10% कोरम चाहिए लॉ बनाने के लिए। 10% कोरम का मतलब है 543 में आपके जो है 54 एमपी भी रहे तो लॉ पास हो सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 10% निकाल लीजिए तो कोई डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी का तो मिनिमम रूल होता है अतुल जी, जिसको कहा जाता है मेजोरिटी रूल, जो 51% होना चाहिए कम से कम। तो हम 2 रूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे लॉ मेकिंग के लिए जी। एक मेजोरिटी रूल यानी कम से कम 51% टोटल मेंबर्स का, यानी 500 जो 43 है तो कम से कम 272 तो होने चाहिए। और कुछ मेजर इश्यूज के लिए क्वालिफाइड मेजोरिटी रूल यानी 66.66% जो है वो एमपी से उसको वोट करनी चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा। ये 2 बड़े मेजर जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जो अभी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लाया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए, ट्राइबल्स के लिए, ओबीसीज के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी लाएगा, शेड्यूल कास्ट तो है ही उसमें। ठीक है। फिर सिटीजन्स बिल्स का एक प्रोविजन लाया जाएगा, जो सिटीजन्स बिल कोई भी नागरिक पार्लियामेंट को बिल दे सकेगा। ओके। और वो प्राइवेट मेंबर बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नागरिक केवल वहां बोल नहीं पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा, हाँ अपनी बात को जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है उसके आगे एक्सप्लेन कर पाएगा। और एक प्राइवेट मेंबर बिल जिस तरह से अभी इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस होगा और उस पर वोटिंग होगी, अगर सब एमपीज उस पर वोट करेंगे तो वो लॉ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो बात की प्रोसीजर है। लेकिन कोई भी नागरिक को पार्लियामेंट में डायरेक्ट लॉ बनाने के लिए बिल देने का राइट हम लाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत सारी आइडिया है जो हमारी जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने के लिए जरूरी है, केवल इंडिपेंडेंट नहीं, जो हमारी जुडिशरी अकाउंटेबल भी होना चाहिए।
उसके बाद फेडरलिज्म में, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आदिवासियों के राज्य बनेंगे। साथ में विदर्भ है, बुंदेलखंड है, कुर्ग प्रदेश है, ऐसे कई जो वाइबल स्टेट्स की ऑलरेडी डिमांड है, उसकी स्टडीज है। तो सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना के इसको सब सॉल्व किया जाएगा एक ही साथ में। सर। और पार्लियामेंट के जो रूल्स है ना, जो दोनों हाउसेज जो रूल्स चलते हैं, उसमें भी अमेंड किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज का अच्छा फंक्शनिंग इफेक्टिव हो सके, सिटीजन्स बिल आ सके, पिटिशनिंग सिस्टम स्ट्रांग बनाना है। अभी हम पिटिशन देते हैं पार्लियामेंट, उसका क्या होता नहीं होता, वो इफेक्टिव नहीं है सिस्टम। पीपल पार्लियामेंट डेलिब्रेशन होना चाहिए, केवल संसद बन जाने से नहीं होता, लोगों के साथ एक जो डेलिब्रेशन बने रहना चाहिए। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और लॉ बनाने के लिए जो प्री एंड ऑनगोइंग लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए जो है वो पार्लियामेंट के रूल्स को भी अमेंड किया जाएगा, और जितने भी लॉज हम बनाएंगे वो प्रोग्रेसिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वास्तविक यानी रियलिस्टिक रहेंगे, और मानवतावादी रहेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बात है, ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के बात मैंने की अभी अतुल जी। हिंदी को थोपा नहीं जाएगा बाकी राज्यों पर। जो राज्य अपनी अपनी भाषाओं को रखना चाहते हैं उनको वैसे यूज करने का अधिकार होगा। और 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषाओं को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी संविधान से क्रिएटेड ऑफिसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, या वो क्षेत्र है, ये देश के लोगों के है। वो किसी हमारे देश के कोई बड़े लीडर्स भी हुए हो तो उनको रिस्पेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट करने के तरीके जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो किसी को किसी चीज का नाम दे रहे, कहीं पर भी कोई स्टेच्यू लगा रहे हैं, कहीं भी म्यूरल्स लगा रहे हैं, तो ये जो है वो जिसको सुपर ह्यूमन और ग्रेट मैन एपोथियोसिस बोला जाता है। महिमा मंडन जो है, जिसी को भगवान बना दिया, गॉड बनाया, महामानव बना दिया, ये नहीं। पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल लीडर्स है, उनका रिस्पेक्ट हो, लेकिन रिस्पेक्ट का तरीका जो है वो चेंज होना करने का भी प्रोविजन होगा। इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं अतुल जी। तो ऐसा सब मिला के ये पोर्शंस में, और एक हमारी गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस रहेगा, यानी हमारी जो सरकार रहेंगी वो अच्छी सरकार रहेगी, और सुशासन भी हमारी सरकार जो है वो देगी। हमारा ऐसा मानना है अतुल जी कि जो सरकार जो है वो मानवीय होती है, जो ज्ञानी होती है, जो सुजान होती है और कार्यक्षम भी होती है साथ में, वही अच्छी और सच्ची सरकार होती है। जो मानवीय सरकार होती है, जो ज्ञानी, सुजान और कार्यक्षम सरकार होती है, वही अच्छी और सच्ची सरकार होती है। तो ये हमारा ओवरऑल पॉलिसी गारंटी है अतुल जी, जो हमने डिक्लेयर किया लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और ये इंडिया को एक वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी गुणवाना बनाने के लिए, साइंटिफिक डेवलप्ड एंड ह्यूमन इंडिया बनाने के लिए ये पॉलिसीज है, जो कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर आधारित है। ज्ञान, विज्ञान और समाधान, ज्ञान, विज्ञान और मानवता, अनेक नियम व अनेक समाधान, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, इसके ऊपर ये पॉलिसीज बेस्ड है। बगैर किसी के साथ भेदभाव किए इंसान को इंसान की तरह देखना है, देश के नागरिक को देश के नागरिक की तरह देखना है, और हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से जो कम्युनिटीज पिछड़ गई है उनके लिए थोड़ा स्पेशल पॉलिसीज की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना है। तो ये राइट सर, ये बहुत बड़ी वास्ट पॉलिसी है, और आपने इतना डिटेल में हम लोगों के लिए समय निकाल के इतना डिटेल में बताया सर ये सारी पॉलिसी के लिए, इसलिए बहुत थैंकफुल है सर हम आप लोग पे। अतुल जी, आपका टाइटल ये प्रोग्राम का क्या है? मन की बात है या क्या? नहीं, ये मन की बात नहीं सर, ये बुद्धि की बात और नीति की बात है। अच्छा, बुद्धि की बात है, मन की बात नहीं है। मन की बात नहीं सर, ये आपने पहले ही अपनी नीति गारंटी डिक्लेयर कर चुकी है सर, और आप अकेले व्यक्ति है कि इतने वेरियस, मतलब हर फील्ड, कोई ऐसा फील्ड नहीं छूटा है जिस फील्ड में आपने पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की हुई, और वो सिंगल हैंडेडली डिक्लेयर की है। बहुत बड़ी बात है सर, ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर को संसद में होना बहुत जरूरी है अभी आज के डेट में। चलिए अतुल जी, आपको इतना बात जो है वो समझ में आई है कि एक विद्वान लीडर अगर संसद जाएगा
जी, तो वो 550 MP के से भी ज्यादा काम कर सकता है। ये समझ ही बहुत इम्पोर्टेंट है अतुल जी, अदरवाइज तो लोग किसी को भी वोट दे रहे, कोई भी जा रहा है। तो ठीक है, वो तो अधिकार है, लोकतंत्र में एक अलग बात है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनरी। यानी कोई भी लोकतंत्र तब तक प्रगल्भ नहीं होता अतुल जी, जब तक वहाँ के नागरिक जो है वो सुजान नहीं होते हैं, जब तक उनको लोकतंत्र की समझ डेवलप नहीं होती। तो आपने कहा ये बात को कि भाई मेरे जैसे लीडर को संसद में होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। आपकी भावना सोच सही है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी जो है वो पॉजिटिव सोच जो है वो दर्शाई है। और उससे भी ज्यादा आपने इतने इम्पोर्टेंट इश्यू पर जो इंटरव्यू लिया जी, और इसको मन की बात ना रखा, इसको बुद्धि की बात, नीति की बात जो आपने टाइटल दिया जी, ऑडियो जो इंटरव्यू को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया को ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, इंडिया को मानवता की जरूरत है। ज्ञान विज्ञान और मानवता से ही इंडिया जो है वो वैज्ञानिक और विकसित और मानवतावादी इंडिया बनेगा। बिल्कुल ठीक है तो जी, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।